स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का धातु व अधातु से धातुओं का निष्कर्षण और उसमें प्रयुक्त सभी चरण। बच्चों, धातुओं का निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर। अयस्क से शुद्ध रूप में धातु को प्राप्त करना ही निष्कर्षण कहलाता है। इसके लिए स्टेप्स इस प्रकार से हैं। अयस्क है हमारे पास, सबसे पहले अयस्क का सांद्रण या कंसंट्रेशन किया जाता है उस ओर का। अब आपके पास 3 तरह की धातुएं थी जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, मध्य अभिक्रियाशील धातुएं और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण होता है गलित धातु का विद्युत अपघटन। मेल्टेड फॉर्म में आपके पास धातु होगी और उसका विद्युत अपघटन करेंगे। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जो थी वो 2 प्रकार से होंगी, या तो सल्फाइड अयस्क के रूप में या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में। जो धातुएं सल्फाइड अयस्क के रूप में हैं, जैसे मर्क्यूरिक सल्फाइड या जिंक सल्फाइड, इनका हम क्या करते हैं, इनको वायु की उपस्थिति में तापन करते हैं, जिसे हम भर्जन कहते हैं, जिससे हमें इन सल्फाइड अयस्क से धातु की ऑक्साइड प्राप्त होती है। अगर आपका अयस्क या आपकी धातु कार्बोनेट के साथ उपस्थित है, कार्बोनेट अयस्क के रूप में है, जैसे कि जिंक कार्बोनेट, तो हम उस कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करते हैं। निस्तापन का अर्थ है उच्च ताप पर सीमित वायु में कार्बोनेट को गर्म करना। उससे भी हमें धातु की ऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक। और जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, वैसे तो वो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, या कुछ धातुएं सल्फाइड अयस्क के रूप में भी पाई जाती हैं। तो सल्फाइड अयस्क के लिए क्या किया जाता है, भर्जन, वायु की उपस्थिति में ताप पर गर्म करना, जिससे हमें यहाँ शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है निम्न अभिक्रियाशील में। जब आपको भर्जन या निस्तापन करके धातु की ऑक्साइड प्राप्त हुई है, उसके पश्चात आप धातु में अपचयन करते हैं। अपचयन इसलिए करते हैं जिससे धातु से ऑक्सीजन क्या हो सके, ऑक्सीजन का त्याग हो सके और धातु फिर हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो सके। तो शुद्ध रूप में धातु को प्राप्त करने के लिए पहले धातु ऑक्साइड का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, यानी कि रिडक्शन। उसके बाद धातु का शोधन या प्यूरिफिकेशन करते हैं। और जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, गलित अवस्था में उनका विद्युत अपघटन करने के पश्चात ही वे शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती हैं। तो बच्चों, ये थे कुछ स्टेप्स जो हमें यहाँ धातु प्राप्त हुई है निम्न अभिक्रियाशील में भर्जन के पश्चात। उस धातु का भी हम बाद में शुद्धिकरण करते हैं। आइए अब कुछ परिभाषाएं या कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं जो धात्विकी में प्रयोग होते हैं। जैसे गैंग। गैंग का क्या अर्थ है? पृथ्वी से खनित अयस्कों में क्या रहता है, रेत, मिट्टी, इस तरह की कई अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन्हीं को हम गैंग कहते हैं। ऐसे ही अभी आपने ऊपर एक प्रक्रिया देखी, भर्जन। भर्जन का अर्थ है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जो हमारी सल्फाइड ओर होगी या सल्फाइड अयस्क होगा, वह धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये होता है वायु की उपस्थिति में। इसके लिए हम उदाहरण देख लेंगे। हमारे पास सल्फाइड अयस्क है, जिंक सल्फाइड। वायु की उपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर, उच्च ताप देने पर जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया या इसका उपचयन हो गया और SO2 गैस उत्सर्जित हो गई। ऐसे ही एक हमारे पास मरकरी की अयस्क है, ठीक है, मरकरी सल्फाइड, इसको सिनाबार भी कहते हैं। ठीक, मरकरी सल्फाइड जो ओर है या अयस्क है, इसका नाम सिनाबार भी है। इसको भी हमने वायु की उपस्थिति में उच्च ताप देकर गर्म किया, तो इससे हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गई और सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित हो गई। तो उच्च ताप देकर वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्कों को धातु ऑक्साइड में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, भर्जन। अब निस्तापन। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हमें सीमित वायु या निम्न मात्रा में वायु देनी होती है। ठीक, तो कार्बोनेट अयस्क के लिए हम सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें कार्बोनेट अयस्क से क्या प्राप्त हो जाती है, धातु ऑक्साइड। ऐसे ही अभी आपने ऊपर देखा कि धातुओं का निस्तापन या भर्जन करने के बाद, उन अयस्कों का निस्तापन या भर्जन करने के पश्चात हम क्या करते हैं, अपचयन, क्योंकि हमें तो धातु चाहिए शुद्ध रूप में।
तो ऑक्सीजन का हमें त्याग कराना है, तो अपचयन करते हैं, उसके लिए रिडक्शन। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग कर धातु प्राप्त की जाती है। जैसे हमारे पास धातु ऑक्साइड, यहाँ जिंक ऑक्साइड प्राप्त हुई या मरकरी ऑक्साइड प्राप्त हुई, तो उसको हम किससे रिएक्ट कराते हैं? कार्बन के साथ, क्योंकि कार्बन क्या है? एक अच्छा अपचायक है। कार्बन जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन प्राप्त कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, और जिंक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड से हमें शुद्ध धातु या कह सकते हैं कि धातु प्राप्त हो जाएगी बिना ऑक्सीजन के। अब जो ये धातु प्राप्त हुई, इसमें फिर भी कुछ अपद्रव्य या अशुद्धियां रह जाती हैं। इसके लिए जो अंतिम स्टेप है धात्विकी का, वो है धातुओं का परिष्करण, शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं? धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक जो उपयोगी विधि है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। विद्युत अपघटनी परिष्करण में क्या करते हैं? एक टैंक लेंगे, इसमें एक कैथोड बनाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऋण, और एक एनोड बनाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको एक सर्किट या परिपथ में जोड़ देते हैं। बैटरी एनोड पॉजिटिव से जुड़ता है और कैथोड नेगेटिव से। और इस टैंक में कॉपर सल्फेट का हमने विलयन लिया है, क्योंकि हम कॉपर धातु को शुद्ध करना चाह रहे हैं। तो एनोड हमने किससे बनाया? अशुद्ध कॉपर से, और कैथोड पर क्या है? शुद्ध कॉपर। ठीक है, तो जिस धातु का भी आपको परिष्करण करना है उसी के एनोड और कैथोड बनाए जाते हैं। एनोड सदैव अशुद्ध धातु का बनेगा और कैथोड शुद्ध धातु का। तो हम तांबे को शुद्ध करना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए अशुद्ध तांबे को एनोड बनाएंगे और शुद्ध तांबे को कैथोड बना देंगे। विलयन जो हमने यहाँ लिया है उसमें है कॉपर सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सूक्ष्म मात्रा में है। अब क्या करेंगे? इस विद्युत अपघटे में, ये जो सेल है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये की बंद करके हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटे में घुल जाती है। एनोड पर कौन सी धातु थी? अशुद्ध तामा था, वो इस विद्युत अपघटे में आयन के रूप में घुल जाता है। ठीक है, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटे से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है। तो जितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड से अशुद्ध धातु या अशुद्ध कॉपर इस विद्युत अपघटे या इलेक्ट्रोलाइट में घुला है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपके पास? कॉपर सल्फेट। इसमें आपका अशुद्ध तांबा जितनी मात्रा में घुला है उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर क्या होगा? कैथोड पर निक्षेपित हो जाए, कैथोड पर इकट्ठा होगा। तो हमें जो शुद्ध धातु है वो कहाँ मिलेगी? कैथोड पर मिलेगी। और जो अविलय अशुद्धियां हैं, जो अशुद्धियां थी, ठीक है, इसमें जो एनोड पर जो अशुद्धियां थी इस तांबे में, वो सारी इस तली पर निक्षेपित होती हैं, और उसको जो तली है एनोड की, उसको हम कहते हैं एनोड पंख। तो इस तरह से हम धातुओं का परिष्करण करते हैं विद्युत अपघटे द्वारा।